प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत वाणी गंगा चैनल पर आज हम सीटेट जो प्रथम पाली में हुआ था और जो विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को चुने थे, हम उसी संस्कृत भाषा मतलब जो द्वितीय भाषा में आप लोगों ने अपना संस्कृत भाषा चुना था, उसी प्रश्न पत्र का हम आंसर देंगे। हमारे पास के सीरीज का प्रश्न पत्र है और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं हम आपके सामने देंगे। हाँ, कुछ इसमें दो गद्य दिए गए हैं, तो गद्य को न पढ़ते हुए, क्योंकि आपका समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए गद्य को न पढ़ते हुए हम आपसे केवल प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी अपना उत्तर या अपना आकलन कर सकें कि हमने कितने नंबर तक जो है संस्कृत भाषा में प्रश्नों को सही किया है। तो समय ज़्यादा न लेते। पहला प्रश्न है कि दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यता भगवताम किम अभिष्टम आसीत। तो जो दुर्बल लोग थे उन्हें किस काम के लिए लगाया गया था, या भगवान का क्या इच्छा थी, अभिष्ट इच्छा क्या थी कि वह जो है कर सकें। तो इस प्रश्न का जो है आपका दूसरा विकल्प सही है कि दुर्बल शक्ति युक्त स्याति। जो दुर्बल व्यक्ति है वह बलवान हो जाए, क्योंकि वह जो दुर्बल था वह इतना था कि वह भारी कार्य नहीं कर सकता था। आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, भारी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने पेट को भरने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ईश्वर ने तो उसे शक्तियुक्त बनाने के लिए जो है शिलानोदन का कार्य दिया। तो पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बल किम न प्राप्नोत स्म। शक्तिहीनता का कारण क्या था कि वह दुर्बल जो है उस कार्य को नहीं कर पाता था। तो भृत कार्यम माने मजबूत कार्य, अर्थात वह भारी कार्य को नहीं कर पाता था। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है कि निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। निर्धन यह जो पद है इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा निर्गतम धनम यस्य से, तथा जिसके पास धन चला गया वह क्या है? निर्धन है। तो निर्गतम धनम यस्य से, इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब 124 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशनः आसीत्। जो शिलानोदन का कार्य उसे करने के लिए दिया गया था, किसके आदेश पर या किसके निर्देश पर दिया गया था, या किसने उसे आदेश किया था? तो चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है भगवत कृते, था स्वप्न में जो उसे ईश्वर दर्शन देते हैं उसी ईश्वर ने आदेश दिया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, भगवतः कृते। अगला हमारा प्रश्न है स नितराम खिन्न इति वाक्ये नितराम इति अव्यय से कह अर्थ है। तो यहाँ पर नितराम जो अव्यय पद है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंतम। वह बहुत ही क्या हुआ? दुखी हुआ। तो अत्यंतम तथा इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला है अलम चिंतया इति वाक्य से अभिप्राय। अलम चिंतया अर्थात चिंता मत करो। इस वाक्य का अभिप्राय क्या था कि व्यर्थम चिंताम कुरु, कि आप व्यर्थ की चिंता मत करो। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्बल कायः मनुष्य कथम आसीत्। जो दुर्बल काय मनुष्य कैसा था? तो दुर्बल काय मनुष्य जो था वह निर्धन था। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवतः आदेशेन दुर्बल काय मनुष्य कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। वह दुर्बल काय मनुष्य को भगवान ने कितने दिन तक आदेश दिया था, या कितने दिन तक वह शिला को तोड़ता रहा? तो इस प्रश्न का मास त्रयम यावत माने 3 माह तक उन्होंने क्या किया था? इस दुर्बल काय मनुष्य ने शिलानोदन को तोड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारः प्राचलत्।
तो यहाँ पर दिया गया था कि यह किसका विचार था। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यह मातुः अर्थात माता का विचार था। अगला था भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे। भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। कि भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, मैंने भोजन की इच्छा के अर्थ वाला इस नीचे 4 ऑप्शन में कौन सी शब्द है या कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर बुभुक्षा होगा। भोजन की इच्छा बुभुक्षा, पीने की इच्छा पिपासा। तो यही केवल 2 विकल्प सही हैं। तो यहाँ पीने की इच्छा नहीं है, भोक्तु माने खाने की इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो बुभुक्षा होगा। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा है जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम। तो यहाँ पर दिया गया कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य 3 होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म नहीं होता, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म भी उसमें होता है। तो इस वाक्य में तो यह वाक्य क्या है, कर्मवाच्य, क्योंकि तेन और मया, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति के कारण यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य वाक्य है, भाववाच्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्म है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है गृहे भोजनम न खादित्वा कः बहिः आगच्छत्। कि घर से भोजन न खाकर कौन बाहर निकल गया। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है कि पुत्र जो है वह भोजन न खाकर क्या किया, बाहर घर से आ गया। तो 132 का चौथा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा है यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत् तदा पुत्र कीदृशी आसीत्। जब पिता पुत्र के समीप बैठा तो पुत्र कैसा था। तो यहाँ पर हो जाएगा तो हर्षिता है, दुखिता है, अधोमुख है, ऊर्ध्वमुख है। तो इस 4 ऑप्शन में जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इस 4 ऑप्शन में दूसरा विकल्प बहुत ही दुख था, वह पुत्र बहुत ही दुखी था। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि पुत्र भोजनम न कृतवान इत्यतः माता कीदृशी आसीत्। दूरदर्शन पश्यन्ती आसीत्, पुत्री पति च तर्जयन्ती आसीत्, या संतुष्टा सती स्वकार्ये निमग्ना आसीत्, और जलमपि न पीत्वा आसीत्। तो 134 का हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत्। उसकी माता भी क्या करती है, जल ओल को पीती नहीं। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। आप गद्यांश से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। पुत्र बोधयितुं पितुः वाणी कीदृशी आसीत्। जब पिता की वाणी कैसी थी। तो यहाँ पर दिया है कोपकारका, हृदय स्पर्शिका, उत्साहवर्धका, सांत्वना प्रदा। तो इस प्रश्न में हो जाएगा हृदय स्पर्शिका। उसकी वाणी कैसी थी, हृदय को स्पर्श करने वाली थी। अब आगे जो प्रश्न मिलेंगे अब वह शिक्षण शास्त्र से मिलेंगे। हाँ, शिक्षण शास्त्र में 1-2 प्रश्न के उत्तर अलग हो सकते हैं। हम पूरा सही नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन 1-2 प्रश्नों के उत्तर आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आइए अब शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों पर चलते हैं। 136वां हमारा प्रश्न है कि का सा पद्धति यस्या व्याकरण नियमानुपरि प्रधानेन ध्यानं दीयते अनंतरम च तदाधारितानाम उदाहरणानाम उपरि। तो इसका पूछ रहा है व्याकरण नियम के अनुसार कौन सा है, तो इसका निगमन विधि होगा। क्या उत्तर होगा, निगमन विधि। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न क्या है कि विद्यार्थिनः भाषायाम अधिग्रहण कुर्वन्ति। विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण करेंगे। विद्यार्थी क्या है, भाषा का अधिग्रहण करेंगे। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। साहजिक विनयात्मक वातावरणे भाषायाम व्यवहारम कृत्वा। कि जब तक वह अपनी भाषा का
विनिमय नहीं करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, तब तक उनके अंदर भाषा का विकास नहीं होगा। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि सूक्ष्म मोटर कौशलस्य, कि जो यह सूक्ष्म मोटर कौशल है विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, लेखनम। सूक्ष्म मोटर कौशल किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। अगला दिया है शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कः प्रश्न कक्षायां बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनम कुर्यात्। कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, कक्षा में बहुभाषा का या बहुभाषा को जानने का अगर हमें प्रोत्साहन करना हो तो हमें क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पर दिया है स्वभाषायाम शाकानाम नामानि लिखत, कि सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अपनी अपनी भाषा में नामों को लिखेंगे और अपनी भाषा में, माने जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र का होगा लिखेंगे, व्यवहार करेंगे। इससे उनसे क्या होगा कि प्रोत्साहन मिलेगा कि उन्होंने अपनी भाषा में नाम लिखा। इससे भाषा का भी क्या हो जाएगा, विश्वास बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अब अगला हमारा प्रश्न है निम्नतर कक्षासु अतन्यानुप्रासिक कविता नाम उपयोग क्रियेत यत, माने जो नीचे दिया गया है इसमें से ऐसा कौन सा उपयोग है जो बालक को, तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा होगा, तावि विद्यार्थिनः लक्ष्य भाषा भाषितुम अवसरम प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थी को यदि भाषा के प्रति उसके लक्ष्य को अवसर दिया जाए तो वह इस भाषा को क्या करेगा, उपयोग करेगा। कवितानुपयोगम, अगर उसे अवसर मिलेगा तो वह अपनी भाषा को कविता के रूप में पढ़ेगा। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है 141 कि एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधी गतिविधिं कारयितुं निश्चयं कृतवती, सा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां योजनां करोति, कांश्चन गूढ़ प्रश्नान् पृष्ट्वा। कुछ गूढ़ प्रश्नों को वह छात्रों से सुनती है, तेषां रुचि चर्चां च वर्धयति, और उसमें रुचि बढ़ती है। एता प्रस्तुतयत सन्ति, यह क्या प्रस्तुत करता है, तो जब छात्रों में रुचि पैदा होगी तो इससे क्या होगा कि श्रवणांतर गतिविधय अर्थात लिसनिंग, जो भी इंग्लिश में हो, यह जो है उसकी क्या हो जाएगी, श्रवणांतर गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, सुनने की, भाई कोई रुचिकर प्रश्न हो या गूढ़ बातें हो जो बच्चे जानना चाहते हो, उस विषय में चर्चा हो रही है तो कक्षा में स्वतः रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होगा, ये श्रवण विधि को क्या कर रही है, शिक्षक बढ़ा रही है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा है भाषा कक्षायां चित्राणां विज्ञापना प्रयोगे विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। यहाँ न दिया है, इसको ध्यान रखना कि यदि किसी कक्षा में चित्र के माध्यम से, विज्ञान की प्रयोगशाला के माध्यम से यदि कुछ शिक्षक पढ़ा रहा हो तो उस शिक्षक से क्या उचित नहीं है कि कक्षा में बच्चे क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में क्या है कि एतेन बालै काल्पनिक जगति तथा च कक्षायां तेषां सर्जनस्कृत स्थानं प्राप्यते। इससे बालक है ना कल्पना की जगत में, चित्र को देखता है तो बालक कल्पना की जगत में जाता है। ये हम आप अभी कोई भी चित्र अगर देख लें अच्छा होता है, हम कल्पना करने लगते हैं, ऐसा जंगल होगा, ऐसे ट्रेन होंगे, ऐसा हमारा घर होगा। तो ये ऑप्शन सही है। इसमें पूछा न समीचीना, कौन सा उचित नहीं है। फिर दिया है तेव श्रवण कौशलस्य विकासार्थम अवसरः एतेन लभ्यते। चित्र से श्रवण कौशल का विकास हो ही नहीं सकता, और यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। और तीसरा है एतेन चित्रावलोकन बालेभ्य अवसर लभ्यते। हाँ, चित्र से जो है अवलोकन करेगा, इससे बालक को अवसर का लाभ होगा या उस अवसर का लाभ उठाएगा। एतेन बालकी स्वकीया में, हाँ, उस चित्र को देखकर उसके बारे में बता सकता है। तो ये 3 चीज़ें होंगी, लेकिन जो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प है वह पूरी तरह गलत है। तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर
है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला हमारा प्रश्न है उद्गामी साक्षरता स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वक्रियते कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाक्यानाम निर्माणम। ये प्रश्न थोड़ा सा दुविधा में है, इसका एक और उत्तर होगा, लेकिन हम जो है ज़्यादातर वाक्यानाम निर्माण ही उत्तर इस प्रश्न का सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थी ने भाषायां व्यवहार से आकलनार्थ, अगर विद्यार्थी के भाषा का हमें आकलन करना हो तो इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होगा एक शिक्षक की तरफ से? पत्राधानम, वार्तालापम, चिन्हांकन सूची, मूल्य निर्धारक श्रेणी। तो इसमें जो होगा ना वार्तालाप होगा, क्योंकि वार्तालाप के माध्यम से ही विद्यार्थी क्या होंगे, उनकी भाषा का हम अवलोकन कर सकेंगे कि कितनी गलत भाषा का उपयोग कर रहा है, कहाँ पर क्रिया, कहाँ पर जो है किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये वार्तालाप विधि से हम पता कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि बालस्य भाषाधिकरणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णस्य। भाषा ग्रहण के संदर्भ में बालक के प्रति, माने बालक सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ ग्रहण कर सकता है, इसमें किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको पता होगा परिवार की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो परिवार से, अगर ऑप्शन में है तो यही विकल्प इसका सही होगा, परिवार से। अगला हमारा है कि व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरण पद्धति केंद्रम अस्ति। तो इसका सटीक उत्तर है प्रत्यक्ष पद्धति। 146 का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष पद्धति। अब हमारा अगला प्रश्न है भाषायाम अधिगमस्य कृते किं न महत्वपूर्णम। भाषा के अधिगम में कौन सा विकल्प जो महत्वपूर्ण नहीं है? अधिगम प्रति प्रवृत्ति, यदि आपको सीखने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो आप भाषा को नहीं सीख पाएंगे, तो यह महत्वपूर्ण है। अनुवाद, भाषा का आप अनुवाद करेंगे जब आप भाषा के बारे में जानेंगे। प्रोत्साहनम, प्रोत्साहन के द्वारा। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि हम भाषा को सीखकर हम आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है आत्मविश्वास। प्रोत्साहन होगा तब भी आप भाषा सीखेंगे, अनुवाद किया जाएगा तब भी आप भाषा को सीखने का रुचि लेंगे, और यदि आपकी प्रवृत्ति होगी भाषा सीखने, तो ये तीन ऊपर के महत्वपूर्ण है। चौथा ऑप्शन गलत है, तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अब हम आते हैं 148वें प्रश्न पर कि लेखन और अध्यापन के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि यदि बालक को लेखनार्थ बालानाम अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यते, कि शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर होगा कि स्वविचारान लेखतुम बालेभ्य अवसरम दास्य। बच्चों को अपने विचार से लेख लिखने का अवसर प्रदान करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो लेखन कौशल में बच्चा दक्ष होगा। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है 149 कि छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। कि छात्राणाम के अध्ययन अध्यापन अगर सामग्री चुनने के लिए किया जाए तो निम्नलिखित में से चुनने के लिए कहा जाए तो निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका समय न लेते हुए वह सामग्री, वह तो पहले सामग्री उसके सामने प्रस्तुत की जाएगी, उस सामग्री को देखेगा, उसके बाद अपने संदर्भ के अनुकूल उसमें से उस चीज़ों का वह उपयोग करेगा। जैसे यदि उसकी रुचि विज्ञान में होगी, यदि उस पठन पाठन सामग्री में जो भी टीएलएम होगा उस टीएलएम से वह विज्ञान की सामग्री निकाल, खेलने की रुचि होगी तो गाड़ी उड़ी निकाल लेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि वह पहले सामग्री संदर्भानुकूल, जिस संदर्भ में उसकी इच्छा होगी या जैसा संदर्भ उस समय होगा उसी के अनुसार
उसमें से वह सामान को संगठित करेगा अर्थात निकालेगा। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। और लास्ट हमारा प्रश्न है कि द्वितीय कक्षाया केचन छात्रा, दूसरी क्लास का कोई बालक है और उसे वर्णों के उच्चारण में कठिनता का अनुभव होता है, तो उसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है कि उस छात्र को बार बार क्या करेंगे? पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, अभ्यास कराएंगे, वाचन करवाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन दिया है कि छात्रई पौनः पुण्येन अभ्यासम कार्य, उसे बार बार क्या करेंगे? अभ्यास कराएंगे और तेषाम, उस अभ्यास के द्वारा काठिन्यस निवारणम भविष्य, बाद में जो कठिनता भविष्य में होगी उसका निवारण हो जाएगा। तो 150वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। हाँ, हमारे द्वारा बताए गए उत्तरों में 1-2 प्रश्न आगे पीछे, 1-2 प्रश्न के विकल्प आगे पीछे हो सकते हैं, अन्यथा सभी सही हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।